यार तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किसी भी रिज्यूमे का एक पैटर्न क्या होता है, किसी भी रिज्यूमे में कौन कौन से सेक्शन होते हैं जिसके अंदर हम लोग वैलिड पॉइंट्स लिख सकते हैं, और एक आइडियल रिज्यूमे कैसा दिखता है और कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा प्लेसमेंट रिज्यूमे, मैंने ये रिज्यूमे IT बॉम्बे प्लेसमेंट सेल में दिया था और इसी रिज्यूमे से मेरा प्लेसमेंट हुआ है। सो मैं इसी रिज्यूमो को एज एग्जांपल लेके आगे प्रोसीड करूँगा। तो ये एक 1 पेज रिज्यूमे है, आप 2 पेज रिज्यूमे भी बना सकते हो। बताऊँगा 2 पेज रिज्यूमे भी कैसे बनाया जाता है किसी और वीडियो में। सो इस 1 पेज रिज्यूमे से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले रिज्यूमे में सेक्शन कौन कौन से होते हैं। सो ये जो टिपिकली रिज्यूमे मैंने बताया, ये कैंपस प्लेसमेंट के लिए है। अगर आप चाहें तो इसे बाहर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिज्यूमे का डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न रखते हैं इसको बनाने के लिए। और ये जो पैटर्न टिपिकल है, ये हमारे यहाँ इस कॉलेज में चलता है और ऐसे ही लगभग सारे लोग ही बनाते हैं। थोड़े बहुत स्टाइल चेंज हो सकता है, बट लगभग जो सेटअप होता है वो ऐसा ही होता है और आउटलाइन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो बताऊँगा कि इसके कौन कौन सेक्शन है और उसको कैसे कैसे रख सकते हैं। तो पहली जो बात है तो ये है कि जो हम लोग टॉप पे लिखते हैं, तो टॉप पे हम लोग जो लिखते हैं यहाँ पे, वो हमारा बेसिक प्रोफाइल होता है। लाइक हमने कहाँ से, हमने हमारा नाम क्या है, हम किस कोर्स में हैं, हम किस इंस्टीट्यूट में हैं, और ये जो बेसिक डिटेल्स हैं ये सारे ऑटोमेटिकली पोर्टल से आ जाते हैं। बट अगर आप चाहें तो इसको वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने एक वर्ड में रिज्यूमे बनाया था और किसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे MS वर्ड में आप बिल्कुल इसी तरह का रिज्यूमे बना सकते हैं। मैंने पूरा रिज्यूमे MS वर्ड में बनाया है और मैं बताऊंगा कि आप कैसे आप भी बना सकते हैं। सो जो ऊपर वाला सेक्शन होता है उसको कहते हैं एकेडमिक डिटेल्स। तो इसमें आपके एकेडमिक डिटेल्स हैं कि आप करेंटली कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये IT बॉम्बे का लोगो है, ये मेरा पर्सनल डिटेल्स है, और ये मेरे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के डिटेल्स हैं। लाइक मैंने ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया था और मेरा CPI क्या था और किस ईयर मैंने कंप्लीट किया था। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कहाँ से किया था और क्या CPI है और क्या ईयर है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। Now, moving to the next section, the next is scholastic achievement. स्कोलास्टिक अचीवमेंट में आप वो सारे अपने अचीवमेंट लिखते हो, वो सारे पॉइंट्स लिखते हो आप जो कि आपने एकेडमिक्स में अचीव किया है। लाइक जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के पॉइंट्स हो सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने IIT जैम एग्जाम में 94.39 परसेंटाइल स्कोर किया था, तो इट्स अ काइंड ऑफ अचीवमेंट। एंड द राइट साइड विल बी द डेट लाइक इन विच ईयर यू अचीव। सो किसी भी पॉइंट के दो दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉइंट और एक होता है डेट। तो आप इसको एग्जैक्टली इसी तरह से MS वर्ड में बना सकते हैं। सब कुछ बताऊंगा किसी वीडियो में। तो यहाँ पे स्कोलास्टिक अचीवमेंट में और भी सब पॉइंट हो सकते हैं। जैसे मैंने ISI एग्जाम मैंने ऑल इंडिया रैंक 11 गेट दिया था, तो वो भी एक एकेडमिक पॉइंट हो जाएगा। लाइक मैंने CMI MSc डेटा साइंस एग्जाम क्लियर किया, तो वो भी एक क्या हो जाएगा, वो भी एक एकेडमिक स्कोलास्टिक अचीवमेंट के अंदर एक पॉइंट हो जाएगा। ऐसे आप लोग बहुत सारे होंगे जिन्होंने KVPY क्लियर किया होगा, जिन्होंने JEE क्लियर किया होगा, जिन्होंने आप में से बहुत सारे लोगों ने किसी स्कॉलरशिप को, आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रहा होगा, आपने कोई अवार्ड, कोई मेडल, कुछ ऐसे जीते होंगे, वो सब आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने मेंशन किया है कि अवार्डेड गोल्ड मेडल फॉर गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स इन द कंप्यूटर साइंस एग्जाम। सो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं आपको एकेडमिक से रिलेटेड जो आपके अचीवमेंट है वो इसमें लिखे जाते हैं। जो सेकंड सेक्शन होता है, सेकंड सेक्शन होता है उसको कहते हैं इंटर्नशिप सेक्शन। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट में से किसी एक को भी ऊपर रख सकते हैं। तो मोस्टली इंटर्नशिप को ऊपर रखते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि कंपनीज जो होती हैं वो इंटर्नशिप को ज़्यादा वैल्यू करती हैं, क्योंकि इंटर्नशिप जो होता है वो आप किसी न किसी टॉपिक पे काम कर रहे होते हैं, आप किसी के अंडर में कर रहे होते हैं, किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते हो। तो कहीं ना कहीं वो कहा जाता है कि आपके पास कोई रियल एक्सपीरियंस है, तो आप किसी को भी ऊपर रख सकते हो। मैंने इंटर्नशिप को ऊपर रखा है। मैंने एक और रिज्यूमे बनाया था जिसमें प्रोजेक्ट को ऊपर रखा था, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो किसी भी जैसे जो एक सेक्शन है इंटर्नशिप, उसमें किसी भी पॉइंट को कैसे लिखते हैं। तो पहला क्या होता है कि इंटर्नशिप के अंदर आप अगर आपने मल्टीपल इंटर्नशिप किया तो आप मल्टीपल इंटर्नशिप भी लिख सकते हैं। तो जो लिखने का तरीका होता है वो ये होता है कि आपको पहले क्या करना है कि आपको लिखना है कि आपका पोजीशन क्या था। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मशीन लर्निंग रिसर्च इंटर्न, तो मशीन लर्निंग रिसर्च इंटर्न जो है वो मेरा इंटर्न का पोजीशन था। अब आपको लिखना है कि आपने वो किस इंस्टीट्यूट से किया है। जैसे मेरा रिसर्च इंटर्नशिप था और मैंने IIIT इलाहाबाद से किया था। अगर आपने किसी कंपनी से किया है, लेटेस्ट से एसेंचर से किया है, TCS से किया है या फिर अमेजोन से किया है, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
बहुत सारे लोग इसमें गाइड को मेंशन करते हैं, जैसे मैंने आप प्रोजेक्ट में गाइड को मेंशन किया है, तो इस तरह से आप इंटर्नशिप में भी गाइड को मेंशन करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वो एक नेक्स्ट लाइन हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने वो इंटर्नशिप या फिर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किस डेट से किस डेट पे किया है। जैसे मैंने मई 2018 से जून 2018 में किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है, किसी भी इंटर्नशिप के टाइटल, इंस्टीट्यूट नेम या फिर कंपनी नेम, डेट के बाद उसके नीचे पॉइंट्स होते हैं। तो आप चाहें तो किसी भी इंटर्नशिप के लिए मल्टीपल पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा, आप चाहें तो 3 या 4 भी लिख सकते हैं। बट पॉइंट लिखते समय ध्यान ये रखना है कि आपको पॉइंट जो है वो कंप्लीट लाइन में लिखने हैं। ऐसा नहीं कि आप पॉइंट लिख रहे हैं और ये पॉइंट आधे लाइन पे खत्म हो जा रहा है और अगला जो पॉइंट है वो कंप्लीट लाइन का है और फिर अगला पॉइंट जो है वो कहीं आधे लाइन का है। ऐसा करने पे रिज्यूमे जो है वो खाली खाली लगता है और ऐसा लगता है कि आपने कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं लिखा है, आप बस शॉर्टकट में चीज़ें बता रहे हैं। आपको कंप्लीट सेंटेंस भी यूज़ नहीं करना है, बट आपको चीज़ें ऐसी लिखनी है कि रिज्यूमे जो है देखने में अच्छा लगे, सिमेट्रिकल लगे और एक अच्छा इंप्रेशन दे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे चीज़ों को यूज़ किया है। और यहाँ पे जो आपने मेन टॉपिक है, जिस टॉपिक का आपने काम किया, आप उसको बोल्ड कर सकते हो। जैसे मैंने ऑटो इनकोडर पे काम किया था, तो मैंने ऑटो इनकोडर को बोल्ड कर रखा है। मैंने एसबीएम को यूज़ किया था, एसबीएम को बोल्ड कर रखा है। मैंने एक वेब एप्लीकेशन भी डिज़ाइन किया था, मैंने उसको भी बोल्ड कर रखा है। तो आप इसको, जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो भी टॉपिक्स आप चाहते हो कि इंटरव्यू मुझे इससे सवाल करे या फिर मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो उसको आप बोल्ड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि अगर आपका कोई रिज्यूमे देख रहा है तो वो एक नज़र में पकड़ लेगा, अच्छा आपको इस टॉपिक पर अच्छे से नॉलेज है या फिर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप जानबूझ के भी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं चाहता हूँ कि इंटरव्यू में मुझसे ऑटो इनकोडर से क्वेश्चन पूछे, तो आप ऑटो इनकोडर को हाईलाइट कर सकते हो और वैसे देखेगा तो उसको एक ही नज़र में पड़ जाएगा कि हाँ भैया इसने ऑटो इनकोडर को बोल्ड किया है, तो कहीं ना कहीं इसको ऑटो इनकोडर पे कमांड है, फिर चाहता है कि मुझे ऑटो इनकोडर से क्वेश्चन पूछे जाए। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप चाहें तो मल्टीपल पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर आपको कोई और इंटर्नशिप लिखनी है तो आप इसी तरह से यही वाला पैटर्न फिर से रिपीट कर सकते हो। नाउ आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, और नेक्स्ट सेक्शन है प्रोजेक्ट का। तो मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट है एमएससी में, और मेरे पास एक बीएससी का प्रोजेक्ट था जो मैंने सबसे नीचे लिख रखा है। तो एक, अगर आप कोई प्रोजेक्ट लिख रहे हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट लिख रहे हो, तो उसमें एक हायरार्की होती है। हायरार्की होती है कि जो रिसेंट की चीज़ें होती है वो टॉप पे लिखी जाती है, जो डेट वाइज रिसेंट की चीज़ें होती है वो टॉप पे लिखी जाती है, और जो मतलब सबसे लेट में किया उसको सबसे नीचे लिख सकते हैं। तो डेट वाइज हम लोग हायरार्की मेंटेन करते हैं। कुछ होते हैं कि जैसे अगर आप चाहें तो आप, अगर आपने कोई बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट किया है तो आप उसको ऊपर लिख सकते हैं, और अगर प्रोजेक्ट थोड़ा सा किसी ऑफ टॉपिक पे है तो उसको आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। आप इस तरह की हायरार्की मेंटेन कर सकते हैं। इसमें भी कौन कौन सेक्शन होते हैं, इसमें भी जो सेक्शन होते हैं वही है, आपको टाइटल देना होता है, आपको डेट देना होता है। डेट के अंदर मैंने छोटा सा टैग भी लिख रखा है, जैसे ये मेरा एमएससी कोर्स प्रोजेक्ट था, ये मेरा ग्रुप कोर्स प्रोजेक्ट था, और कभी आपका समर प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो आप इन सब चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। तो जो भी एकेडमिक प्रोजेक्ट्स होते हैं आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी में करते हो, जिससे, जैसे मैं आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा हूँ तो मैंने यहाँ कोई कोर्स प्रोजेक्ट किया है, उसको एकेडमिक प्रोजेक्ट के अंदर लिखा जाता है। मैंने जब बीएससी किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो मैंने वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स किए थे उसको मैं एकेडमिक प्रोजेक्ट के अंदर लिख सकता हूँ। तो जो लिखने का फॉर्मेट है वो सिंपल सा है। हेडिंग आपको लिखना है, आपको गाइड का नाम लिखना है, जो भी आपके गाइड हैं, आपको, आपने जिस जगह प्रोजेक्ट किया है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आईआईटी बॉम्बे, आपको वो लिखना है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में जहाँ से भी किया है, और आपको डेट लिखना है अलोंग विद द टैग, लाइक वो एमएससी प्रोजेक्ट है, कोर्स प्रोजेक्ट है, या फिर क्या है। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है तो आप ऑन गोइंग भी लिख सकते हो। ये ऑलमोस्ट चलता है, अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपने उसको पूरा कंप्लीट नहीं किया तो आप उसको ऑन गोइंग सेक्शन में भी डाल सकते हो, और इंटरव्यू को बता सकते हो कि मैंने इस टॉपिक पर अभी तक काम किया है, और ये प्रपोज टॉपिक है जिस पे मुझे अभी तक वर्क करना है, इसके बारे में कुछ रिसर्च या फिर पढ़ाई करनी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आप इस तरह से करके मल्टीपल प्रोजेक्ट लिख सकते हो। अगले प्रोजेक्ट के लिए भी सेम चीज़ें रिपीट करनी है, और फिर अगले प्रोजेक्ट के लिए भी सेम चीज़ें रिपीट करनी है। तो इस तरह से करके आप मल्टीपल प्रोजेक्ट को मेंशन कर सकते हो। बस आपको चीज़ें ये देखनी है कि अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसमें जो हायरार्की है उसको मेंटेन करके रखना है। तो आप डेट वाइज हायरार्की मेंटेन कर सकते हो, और सेम चीज़ को आप रिपीट कर सकते हो। ये रिज्यूमे मैंने एमएस वर्ड में बनाया है, और इस तरह की चीज़ें आपको एमएस वर्ड में कैसे बनानी है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है टेक्निकल स्किल्स। अगर आपके पास
इंटर्नशिप नहीं है तो आप इंटर्नशिप के ऊपर टेक्निकल स्किल ऊपर भी लिख सकते हो, लेकिन मोस्टली लोग प्रोजेक्ट के बाद ही टेक्निकल स्किल लिखते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर जो होता है आपके प्रोजेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है और वो जानता है कि अगर मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछूंगा तो मैं टेक्निकल स्किल्स के बारे में आसानी से पूछ सकता हूँ, क्योंकि आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट किसी न किसी टेक्निकल स्किल को यूज़ करके ही करते हो। तो टेक्निकल स्किल में बहुत सारी कैटेगरी होती हैं और जिनको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। लाइक आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से जानते हो, लाइक C++, एसक्यूएल, अगर आप SAS या फिर SPSS भी जानते हो तो आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि डेटा साइंस का कॉमन लैंग्वेज है। अगर आपको और एडवांस लैंग्वेज आता है लाइक R और वो भी, तो आप लिख सकते हो। अगर आपको मशीन लर्निंग टूल्स कौन से आते हैं, जैसे मैंने साइकिटर्न लिखा है मशीन लर्निंग के लिए और मैं केरास यूज़ करता था डीप लर्निंग के लिए, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख रखा है। अगर आप और भी कोई टूल्स जानते हो लाइक पाइटॉर्च, तो आप वो उसको भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कौन सी लाइब्रेरी आती है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप वो भी लिख सकते हो। मैंने वेब डेवलपमेंट के लिए जेंगो और बूटस्ट्रैप यूज़ किया, तो आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसमें और भी टेक्निकल स्किल्स के अंदर और भी पॉइंट्स बना सकते हो। अगर आपको MS ऑफिस और इस सब के बारे में भी लिखना है तो आप लिख सकते हो। अगर आपको MS एक्सेल के बारे में लिखना है तो यहाँ पे आप एक MS ऑफिस करके कैटेगरी बना सकते हो और उसके बारे में लिख सकते हो। तो ये था कि आपको टेक्निकल स्किल्स के बारे में कैसे मेंशन करना है। जो नेक्स्ट है वो है कोर्स अंडरटेकिंग। तो हम लोग पूरे अपने एकेडमिक्स में दो तरह कोर्सेज करते हैं। एक होता है जो एकेडमिक कोर्सेज होता है और एक कोर्सेज होता है जिसे हम लोग ऑनलाइन करते हैं या फिर किसी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैसे मॉक्स भी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि इसको कैसे लिखना है। तो कोर्स अंडरटेकन को मैंने यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, कोर कोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज। तो यहाँ पे कोर कोर्सेज के अंदर मैं वो सारे कोर्सेज लिखूंगा जो कि मैंने अपने एकेडमिक्स में किए हैं। तो कोर कोर्सेज के अंदर मैं अपने वो सारे कोर्सेज लिखूंगा जो कि मैंने अपने एकेडमिक्स में किए हैं। लाइक मैंने रिग्रेशन एनालिसिस किया है, मैंने कैटेगरिकल डेटा एनालिसिस, डेटा माइनिंग, बायो स्टैटिस्टिक्स, डेटा स्ट्रक्चर, इन्फ्लुएंस। तो आपको वही सारे, आप नंबर ऑफ कोर्सेज करते हैं अपने एकेडमिक्स में, बट आपको वही सारे कोर्सेज लिखने हैं जिन पे आप कॉन्फिडेंट हो, जिनके बारे में आपने थोड़े बहुत प्रिपरेशन कर रखे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर आपसे कोर्स अंडरटेकन के जो आपने कोर्सेज लिख रखे हैं उसके बारे में पूछने लगता है। मोस्टली जो इंटरव्यू होते हैं इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के राउंड ही चलते हैं, कुछ टेक्निकल स्किल के दौरान चलते हैं। और जब ये सब चीज़ें अगर आपने अच्छे से क्लियर कर दी तभी वो तब तक वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ इस बंदे को बहुत कुछ आता है। लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट से बहुत कुछ नहीं बता रहे हो, आप अपने इंटर्नशिप से बहुत कुछ नहीं बता पा रहे हो, टेक्निकल स्किल से कुछ नहीं बता पा रहे हो, तब जाके वो इंटरव्यूअर कुछ ना कुछ देखेगा और स्टार्ट कर देगा कोर्स से पूछना। लाइक वो रिग्रेशन एनालिसिस से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, डेटा स्ट्रक्चर से पूछ सकता है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस पूछ सकता है। आपने जो कोर्सेज लिख रखे हैं उस पर आप उससे बहुत सारे क्वेश्चन जैसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो भी चीज़ें आपने इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट सेक्शन में लिख रखे हैं उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके अंदर इंटरव्यूअर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, उससे आपको कॉन्फिडेंट हो सकता है कि हाँ आपको बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं। तो कोर कोर्सेज में आपको वही सारे कोर्सेज लिखने हैं जिसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है। दूसरा जो सेक्शन है वो है ऑनलाइन कोर्सेज और इसको भी मैंने इसी के अंदर लिख रखा है, कोर्स अंडरटेकन के अंदर ही। हालांकि इसमें मैंने बस दो ही कोर्सेज लिखे हैं, मशीन लर्निंग विद ट्री बेस्ड मॉडल इन पाइथन जो मैंने डेटा कैम्प से किया था, और एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन टेंसरफ्लो था जो कि मैंने डीप लर्निंग से किया था। एक्चुअली इसके अलावा मैंने मोर देन 12 to 15 ऑनलाइन कोर्सेज किए थे, बट एक्चुअली सारे कोर्सेज इस जो कोर कोर्सेज है उसके अंदर कवर हो जाते हैं। लाइक डेटा स्ट्रक्चर, डेटा माइनिंग आप अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लाइक कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पूछा जा सकता है, डीप लर्निंग एल्गोरिदम पूछे जा सकते हैं, बेसिक डेटा साइंस के टेक्निक्स जो है वो भी पूछे जा सकते हैं। तो डेटा माइनिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको लिखने की वजह से मैंने अपने सारे ऑनलाइन कोर्सेज मेंशन नहीं किए हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी जा सकती हैं। आते हैं अगले सेक्शन पे जो कि है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आप एकेडमिक से रिलेटेड नहीं होती। जैसे आप कोई ब्लॉग रन कर रहे हो, या फिर आपने कोई कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराया, या फिर आपने किसी छोटे मोटे कॉम्पिटिशन में भाग लिया है, कोई ऑफ टॉपिक चीज़ें की हैं जो कि आपके एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है, तो उसको आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लिख सकते हो। लाइक आपने कोई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में भाग लिया, आपने किसी म्यूजिकल कॉम्पिटिशन में कोई प्राइज जीता है, किसी डांस कॉम्पिटिशन में आपने कुछ किया है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो दिखाती हैं कि पर्सन कितना क्रिएटिव है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो डेटा साइंस या फिर प्रोग्रामिंग इंटरव्यू के लिए आते हैं, वो आपका इंटरव्यू जो होता है वो इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और टेक्निकल स्किल्स के राउंड ही चलता है। वो आपके क्रिएटिव स्किल्स में इंटरेस्टेड नहीं होते। हाँ कुछ होते हैं जो कि HR राउंड में कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है। एक और सेक्शन होता है जिसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, वो होता है POR का, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का।
तो उसको भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो जैसे आपने इंटर्नशिप को लिखा है, आपको बस एक हेडिंग देना है POR, पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी उसको यहाँ पे देना है, और उसके बाद उसमें कुछ पॉइंट लिखने हैं। सो लेट से कि आपके पास एक POR है, तो आप यहाँ पे POR लिख सकते हो, पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लिख सकते लेट से यू आर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ योर डिपार्टमेंट। सो यू कैन राइट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ डिपार्टमेंट, और इसके अंदर आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हो, लाइक हेल्प इन द प्लेसमेंट ऑफ माई क्लासमेट या फिर स्टूडेंट, ऐसे करके आप पॉइंट बना सकते हो। तो ये सारे सेक्शंस होते हैं किसी भी रेज्यूमे में। 2-3 टिप्स जो कि रेज्यूमे बिल्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं, हमेशा ही कुछ ना कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने जगह जगह पर कीवर्ड्स हाईलाइट कर रखे हैं, जैसे यहाँ पे मल्टी क्वांटिटी हाईलाइट कर रखा है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हाईलाइट कर रखा है, सबसेट सिलेक्शन अप्रोच हाईलाइट कर रखा है। इस तरह मैंने हर प्रोजेक्ट में, हर कोर्स में कुछ ना कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं। तो आपको रिज्यूम बनाते समय आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसे टॉपिक है जिससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और उसको आपको हाईलाइट करना है। दूसरी जो बात यह है कि आपको हमेशा ही कंप्लीट पॉइंट्स लिखने हैं, आपको कहीं भी हाफ पॉइंट नहीं लिखना है। आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिखना है कि पॉइंट लिखा और बस आधे पेज में लग गया और अगला पॉइंट जो है उसको कंप्लीट लिखा। तो आपको पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट्स बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप एक दिन में रिज्यूमे नहीं बना सकते, धीरे धीरे करके रिज्यूमे बनता है। तो पॉइंट्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे पहले से पॉइंट्स लिखने होंगे, और उसको देखना होगा कैसे में इसको फुल में बनाया जा सकता है। आपको कुछ एक्शन कीवर्ड यूज करने होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कितने सारे एक्शन कीवर्ड यूज किए, लाइक इम्प्लीमेंटेड, फिटेड, एनालाइज्ड, सिलेक्टेड। सो इस तरह के कीवर्ड जो होते हैं आपको यूज करने होते हैं पॉइंट्स के स्टार्टिंग में। जैसे आप मैंने यूज किया ट्रेंड, अगर आप स्कॉलास्टिक अचीवमेंट में देखोगे मैंने लिखा है अचीव्ड, क्लियर्ड, अवार्डेड। तो ये सब जो कीवर्ड्स हैं आपको ये सब अपने रिज्यूमे में यूज़ करने हैं, और इस तरह से आप अपने रिज्यूमे को थोड़ा इम्पैक्टफुल बना सकते हो। आप बता सकते हो कि हाँ मैंने ये सब चीज़ें की है। रिज्यूमे में पॉइंट जब भी लिखो हमेशा उसको क्लियर बताओ कि आपने क्या किया है। अगर आप रिज्यूमे में पॉइंट लिखा है आपने, अगर आपने ये सब कीवर्ड यूज़ नहीं किए हैं, तो जो इंटरव्यूअर उसको लगेगा कि आपने चीज़ें कुछ अचीव नहीं की है। अगर आपने इम्प्लीमेंटेड लिखा है तो इसका मतलब हाँ आपने इसको इम्प्लीमेंट किया है। अगर आपने इसको एनालाइज लिखा है तो इसका मतलब हाँ आपने इसको एनालाइज किया है। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं बेटर बनती है। और एक और बात यह है कि अगर आप चाहो तो जो आपने ऑनलाइन कोर्स लिखा है आप उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हो। जैसे आपने लिखा है मशीन लर्निंग विद ट्री बेस्ड मॉडल इन पाइथन, तो आप यहाँ पे कोलोन देख के इसके बारे में कुछ सेंटेंस भी लिख सकते हो, लाइक आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, आप इस तरह की चीज़ें भी लिख सकते हो। सो आपको एक डेटा साइंस रिज्यूमे बनाने के बाद, किसी भी तरह के रिज्यूमे बनाने के बाद हमेशा कुछ अपने सीनियर्स या कुछ ऐसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट को भेजनी चाहिए देखने के लिए। जैसे अगर मैंने जो रिज्यूमे बनाया था, मैंने अपने बहुत सारे ऐसे क्लासमेट को भेजा था और अपने बहुत सारे सीनियर्स को भेजा था, ताकि वो बता सके इसमें कैसी गलतियाँ और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। जो लोग क्वालिफाइड हैं, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है रिज्यूमे बनाने में, और आपको उनकी हेल्प लेनी चाहिए।